अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास आए हैं सुभान भाई और वो मुझसे कुछ सवाल कर रहे थे सोलर के बारे में। तो मैंने सोचा कि वो आपको भी उसमें शामिल करते हैं और बिल्कुल लेमैन वाले सवाल हैं, तो वो हर बंदा पूछता है वो सवाल, फिर आपको बारी बारी हर एक को बताने पड़ते हैं। तो हमने सोचा इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सुभान भाई से उनके सवाल लेंगे और उनके जवाब आपको इसमें मिलेंगे। जो भी सोलर के रिलेटेड चीज़ें उन्हें जाननी होंगी आपको उनके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, जी बताएँ आपके क्या सवाल हैं। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, तो उस पे कितने किलोवाट का सोलर पैनल मैं लगवाऊंगा तो मेरा सारा लोड जो है वो कवर हो जाएगा? 5 मंजिल के घर के डबल स्टोरी घर के लिए मेरा ख्याल है कि 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनफ होता है। इसमें थोड़ा सा वेरी करता है बेस्ड ऑन अप्लाइंसेस आपकी क्या यूज़ हो रही हैं, फैमिली साइज़ क्या है। लेकिन ये है कि 6 किलोवाट में आप थोड़ा सा मैनेज करने के साथ, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 AC चलाने हैं, तो 2 AC तकरीबन आपके 3600 वाट 1.5 टन के AC आपके ले जाएंगे। और वो इनिशियली देते हैं, बाद में ज़ाहिर उन्होंने काम हो जाना है। एक आयरन है 1000 वाट, बाकी वाटर पम्प वगैरह, इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि एक टाइम पे आप 6 किलोवाट के लोड से एक्सीड ना करें। लेकिन 6 किलोवाट में अगर आप रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका 5 मरले का घर जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल कर सकती है रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट आपकी। ठीक है, तो इसमें 6 किलोवाट में कौन कौन से अप्लाइंसेस जो है वो एट अ टाइम चल सकते हैं? आपने ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 AC चलाना चाहते हैं तो 2 AC ऐसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3600 वाट से स्टार्ट होंगे। अब वो कम भी होते जाएंगे, इन्वर्टर AC आपका 2000 वाट पे भी 2 AC आ ठीक है। जाएंगे। देन फिर आपके पास एक आयरन है वो 1000 वाट की होती है, अगर आप उस टाइम पे चला रहे हैं। एक माइक्रोवेव ओवन है वो तकरीबन 1500 वाट से स्टार्ट होता है। एक फ़ैन है वो 100 वाट का होता है, LEDs होती हैं। तो आपका जो लाइटिंग लोड होता है तो वो तो 1000 वाट से एक्सीड नहीं करेगा 5 मरले के घर में। जो बाकी जो चीज़ें हैं उनमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपके 2 AC चल रहे हैं तो आप उसके साथ वाटर पंप नहीं चला सकते। उसमें से आपको एक AC को बंद करना पड़ेगा, फिर आप वाटर पंप चलाओगे क्योंकि उसका टॉर्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, 6 किलोवाट इनफ होता है 5 मरले के घर के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 AC की बजाय एक AC यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं 5 किलोवाट से कम का मुझे सेटअप चल जाएगा, या उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करें? अच्छा, बेहतर तो ये होता है आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर सोलर लगवाएं सिस्टम जो आपने, क्योंकि इन्वर्टर है वो बाद में आपको सेल करना पड़ेगा दोबारा एक बड़ा लेने के लिए, वो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन 3 किलोवाट में भी अगर आप एक AC चला रहे हैं और बाकी आपका लाइटिंग लोड है जिसमें आपका वाटर पंप नहीं चलेगा, फिर अगर एक AC चल रहा है तो आप एक AC 3 किलोवाट में चला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फ्रिज साथ चलेगी? हाँ जी, फ्रिज इतना लोड नहीं लेती। फ्रिज तकरीबन जो इन्वर्टर है वो तो बिल्कुल 100 वाट पे चलती हैं और बाकी भी तकरीबन थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन वो भी क्लोज टू 100 वाट ही चल रही होती हैं। जब आप फ्रिज स्टेबल हो जाती है तो वो 100 वाट से ऊपर नहीं लेती। तो फ्रिज लाइटिंग लोड में ही आती है, उसको आप पंखे की तरह ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इन्वर्टर है वो उसमें कोई डिफरेंट कैटेगरीज भी आती हैं, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट रेट्स के जो है ना वो इन्वर्टर अवेलेबल हैं सेम किलोवाट की रेंज से। तो उसमें जो है ना वो किस वजह से उनकी प्राइसेस में डिफरेंस है? वो अगर कोई 2 लाख का है, कोई 4 लाख का है, लेकिन सेम वो कैपेसिटी उनकी सेम ही है, तो उसकी क्या रीज़न है? उसका बारे में थोड़ा गाइड करें। अच्छा, इन्वर्टर्स में ना मेन दो तरह की रेंजेस आती हैं। एक होता है थोड़ा सा मिड रेंज वाला जो कि IP21 होता है, IP21, और दूसरा होता है IP65। IP65 पे ये है कि उस पर मौसमी आती चीज़ों का असर नहीं होता, जैसे कि थोड़ा बहुत पानी उसमें पड़ गया, बारिश के छींटे पड़ गए या कोई हवा में नमी है तो उसको मसला नहीं होता। उसमें वो टोटली सील्ड होता है, उसमें मिट्टी नहीं जाती, तो वो उसमें फैंस भी नहीं होते। बिल्कुल सील्ड इन्वर्टर होता है वो IP65 होता है, वाटर प्रूफ हीटिंग है उसकी। जो आपका IP21 इन्वर्टर है उसमें फ़ैन्स होते हैं, उसमें कूलिंग के लिए फ़ैन लगे होते हैं। IP65 में हीट सिंक्स होते हैं और इसलिए वो टोटली सील्ड होता है, ये सील्ड नहीं होता। अगर तो आपको इंडोर यूज़ करना है तो आप IP21 भी यूज़ कर सकते हैं और वो ठीक चलते हैं। कुछ इन्वर्टर के मैं नाम आपको बताता हूँ, वो अच्छे चलते हैं और मैंने 4-5 प्रोडक्ट पे वो लगवाए भी हैं और वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। IP65 में ये है कि अगर आप गराज या इस तरह की किसी जगह पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं फिर आप IP65 की तरफ जाएँ, ताकि वो देर तक चलें। और वो ज़ाहिर है थोड़े से कॉस्टली तो हैं बट उनका फ़ायदा है। IP21 में जो है उसमें जैसे मैक्स पावर का एक इन्वर्टर है, इनवर्क्स के भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैक्स पावर का वही इन्वर्टर विद ऑल द फीचर्स विद वाईफाई एवरीथिंग आपको 2,10,000 में मिल जाता है। जबकि इनवर्क्स का सेम 6 किलोवाट का इन्वर्टर जिसमें सारे फीचर सेम है और शायद बैक एंड पे वो वोल्ट्रॉनिक पावर सेम कंपनी से बना हुआ है, लेकिन वो 2.5 लाख का है। तो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको IP65 में कैटेगरी में जाना है और IP21 में रहना है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने
कितने पैसे उस पर खर्च करने हैं, आप लो बजट में रह के कोई काम करना चाह रहे हैं या आप हाई बजट में जाना चाह रहे हैं, और आपने इंस्टॉल कहाँ करना है। अगर आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं IP21 तो बहुत अच्छे चलते हैं और देर तक चलते हैं, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, मैंने ना एक दोस्त से डिस्कशन की थी, तो उसने मुझे कुछ एक दो कैटेगरीज बताई थी। उसमें कुछ बता रहा था कि कुछ सोलर पैनल ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करें तो आप जिनको आप इंस्टॉल करें तो आप डायरेक्ट उनको यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले वापडा को बिजली देनी पड़ती है, फिर आप इन रिटर्न वापडा से बिजली लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आप जिनमें आपको बैकअप मिल जाता है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ टाइम में इस तरह के रात के टाइम में आप उसको जो बैकअप है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। आपके 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, सोलर सिस्टम। इसमें पैनल का कोई चक्कर नहीं होता कि यार पैनल कोई वापडा को दे सकता है कि नहीं, पैनल सारे सेम है, तो सोलर पैनल तो सेम लगेंगे। सिस्टम्स में डिफरेंस ये आता है, आपके पास 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 ऑन ग्रिड, नंबर 2 ऑफ ग्रिड, नंबर 3 हाई ग्रिड। ठीक है। अब ऑन ग्रिड वो इन्वर्टर्स होते हैं जो आपके पास सोलर से बिजली लेते हैं, बनाते हैं और वो वापडा को सेव करते हैं, उन्होंने आपका लोड नहीं चलाना होता। ऑफ ग्रिड ऐसे इन्वर्टर हैं जिनका बिजली के साथ, मतलब वापडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने आपका सोलर से जनरेशन करनी है और आपका लोड जनरेट करना है, ठीक है। लोड ड्राइव करना है। जो थर्ड टाइप है हाइब्रिड, वो ज़ाहिर है इन दोनों का मिक्सचर है। वो सोलर से पावर जनरेट करके वापडा को भी सेव करते हैं, आपका लोड भी ड्राइव करते हैं, और अगर आपकी लोड शेडिंग होती है इस तरह के केस में आपको बैकअप भी देते हैं। इसमें आपने ये चीज़ पे गौर करना है, ऑन ग्रिड सिस्टम ज़रा सस्ता होता है क्योंकि उसमें बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें कोई किसी किस्म का बैकअप नहीं होता। उसमें अगर लाइट चली गई तो फिर आपका सब कुछ सारा सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि आपका खरीदार ही चले जाता है, वापडा को आप बेच रहे हैं तो आपका खरीदार ही चले जाता है, तो आपका सारा सिस्टम बंद हो जाता है। ऑफ ग्रिड में क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता, उसमें आपका जब तक सूरज से बिजली बन रही है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में बैटरीज चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो वो बैटरीज आप रात को यूटिलाइज करके उससे लोड चला सकते हैं। हाइब्रिड में आपके पास दोनों चीज़ें आती हैं, आप जनरेट भी करते हैं सोलर से, उसको वापडा को सेल भी करते हैं, उससे अपना लोड भी ड्राइव करते हैं और उससे बैटरी भी चार्ज करते हैं, जिससे आप अगर लोड शेडिंग हो तो आप बैटरी से मुस्तफीद हो सकते हैं, बैकअप से। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे अपना 3 तरह के आपने कैटेगरीज बताई हैं, तो उसमें मुझे बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए इनमें से बेस्ट जो है वो कौन सा है जो कि रीजनेबल भी हो। और दूसरा मुझे बताइएगा, मैंने एक इंटरनेट पे वीडियो देखी थी, इसमें बता रहे थे कि जो हम ऑन ग्रिड आपने जो बताया ना कि जिसमें हम वापडा को बिजली सेल करते हैं, तो वो वीडियो में बता रहे थे कि वो काफ़ी सस्ती बिजली वापडा हमसे लेती है, 19 रुपये के 20 रुपये यूनिट, और आने वाले वक्त में शायद वो और भी सस्ती करने वाले हैं, और लेकिन इन रिटर्न में वो हमें 50 रुपये 60 रुपये का यूनिट देते हैं, जो कि आने वाले टाइम में 80-90 रुपये का होने वाला है। तो उसके बारे में हम मुझे गाइड करें कि कैसे ये प्रोसीजर कैसे चलता है। सर, में जो पहले ही आपके सवाल का जवाब है ना, सबसे रीजनेबल, वो रीजनेबल तो ऑन ग्रिड ही होता है। एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा ये है कि रात को सूरज नहीं है। अगर आपको रात को AC या कोई चीज़ चलानी है तो आपको दिन में वापडा को सेल करके वापस लेने वाला निज़ाम जो है वो सबसे बेहतर है। अब उसमें जो नेक्स्ट आपका सवाल है कि यार वापडा हमसे सस्ती बिजली ले रहा है और हमें महंगी बेच रहा है, वो असल में एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन कैसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपके पास जब ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाता है तो आपके 2 तरह के टैरिफ्स होते हैं, एक होते हैं पीक आवर्स और एक होते हैं ऑफ पीक आवर्स। जो आपके शाम के 4 घंटे होते हैं 7 से लेकर 11 तक, 6 से 10 तक डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, वो आपके पीक आवर्स होते हैं और उनमें थोड़ी सी बिजली वैसे ही महंगी होती है। जो आपके ऑफ पीक आवर्स हैं उनके यूनिट आप सोच लें कि रात 11 से लेके आपके अगले दिन सुबह 7 शाम 7 बजे तक आपके ऑफ पीक आवर्स हैं। उसमें आप जितनी भी बिजली बनाते हैं जो कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक बनती है, वो आप अगर फ़र्ज़ करें आपने एक दिन में 40 यूनिट बनाए और आप कंज्यूम करते हैं दिन में 20 यूनिट, तो आप जो रात के आपके 20 यूनिट हैं वो आपको सेम रेट पे मिलेंगे, क्योंकि वो जमा माइनस हो रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो आपसे कोई सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, उसमें सिर्फ आपकी प्राइसेस नहीं लग रही होती। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मंथ में कंज्यूम किए जी 600 यूनिट्स कंज्यूम किए और आपके सिस्टम ने 900 यूनिट्स जनरेट किए, ठीक है। अब वो जो 300 इजाफी यूनिट्स है ना, जो कि आपके वैसे भी ज़ाया ही होने थे, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम होते और आप वापडा को सेल ना कर रहे होते तो आपने वो ज़ाया कर रहे होते, ठीक है। वो आपके यूनिट्स के आपको पैसे दिए जाएंगे, वो 19 मिले, वो 9 मिले, वो कुछ भी ना मिले। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपके जो ऑफ पीक आवर्स हैं वो तो जमा माइनस हो जाते हैं, उनमें से जो इजाफी जो आपके आवर्स होते हैं
जो इजाफी आपके यूनिट्स होते हैं उनकी बिजली कैलकुलेट की जाती है, उनके रुपए कैलकुलेट किए जाते हैं, और उनमें से जो ऑन पीक आवर्स, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है यूनिट, उसके साथ जमा माइनस करके आपको एक बिल आ जाता है, जनरेट हो जाता है, जो कि 3 मंथ क्वार्टरली साल में होता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो जो आपको जो आप यूनिट खरीद रहे हैं रात के टाइम वो आपको महंगा मिल रहा है और आप सुबह जो बेच रहे हैं वो सस्ता मिल रहा है, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि आपके जो एक्सेसिव यूनिट्स है ना, वो आपको सस्ते पड़ते हैं और वो अदरवाइज भी आपके ज़ाया ही हो रहे होते हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा कोई नहीं है कि अगर आप ये देखेंगे यार वो कितने सस्ते में है। इसके बरक्स अगर आप बैटरीज लगाते हैं हाइब्रिड सिस्टम में और आप रात को उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था एक दिन बैठा, अगर आप कोई भी बैटरी लगा लेना, कितना भी बड़ा आप पावर बैंक बना लें, आप रात की जो आपकी कंजम्पशन है 2 एसीज की, वो इतनी महंगी पड़ जाएगी कि आप इवेंचुअली जब आप 4-5 साल बाद दोबारा बैटरीज न्यू लेंगे तो जितना आपने वापडा को पैसे देने थे बिल की मद में, वो उतने ही पैसे होते हैं। और इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में अक्सर लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, बैकअप नहीं होता, लोड शेडिंग के दौरान एक यूपीएस रखते हैं, एक सिंगल बैटरी वाला, उसे इस्तेमाल करते हैं और अपना सिस्टम चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, छोटा सा सवाल मेरे माइंड में आया। आपने बताया कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हम एक्चुअली वापडा को हमारा सिस्टम जो है वो बिजली दे रहा होता है और वापडा से ले रहा होता है। अभी आपने बताया कि अगर हम ज़्यादा यूनिट जनरेट कर लेते हैं और कंज्यूम कम करते हैं तो वो तो चले हमने उसको सेल कर दिया। इसी का ऑपोजिट मुझे बताइएगा, अगर लेट्स से मेरे सिस्टम में 600 यूनिट जनरेट किए वापडा को देने के लिए और मैं इन रिटर्न कंज्यूम कर रहा हूँ 900 यूनिट, तो वो जो एक्स्ट्रा 300 यूनिट है उसका बिल फिर वो वापडा किस तरह से बना कर रख देता है? उसमें सेम यही चीज़ है कि आपने 600 यूनिट्स क्योंकि जनरेट किए हैं, 900 कंज्यूम किए हैं, उनमें से आपको देखा जाएगा कि आपके ऑफ पीक के यूनिट्स कितने। फॉर एग्जांपल 900 में से आपके 200 यूनिट ऐसे थे जो कि पीक आवर्स में थे और 700 ऑफ पीक में थे। ठीक है। तो आपको 200 यूनिट पीक आवर्स के पैसे डल जाएंगे प्लस 600 यूनिट माइनस करके, मतलब 700 माइनस 600, 100 यूनिट्स जो आपके ऑफ पीक आवर्स का जो भी रेट है उसके हिसाब से आपको बिल आ जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जमा माइनस हो रहा होगा, टोटल जमा माइनस ही चल रहा होगा हर जगह। चलो ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 600 यूनिट माइनस होंगे, क्या इनमें भी ऑफ पीक और ऑन पीक का चेक किया जाएगा या ये 600 के 600 टोटल वैसे ही डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे? ये होते ही ऑफ पीक हैं। असल में सूरज कब होता है? सूरज होता है आपके दिन के टाइम, और जो पीक आवर्स हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं शाम के टाइम। ठीक तो है। जब भी पीक आवर्स में जनरली कोई जनरेशन होती ही नहीं, ठीक तो है। आपकी ऑफ पीक आवर्स की जनरेशन होती है, ठीक है। ऑफ पीक आवर्स से माइनस हो जाती है, पीक आवर्स के आपको इजाफी रेट लग जाता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैंने 600 यूनिट जनरेट किए हैं और कंज्यूम मैंने किए हैं 900, तो उनमें से अगर मैंने 450 यूनिट कंज्यूम किए हैं पीक आवर में और 450 ऑफ पीक में, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बताएंगे कैसे वो वापस उसको मैंने कैलकुलेट करेगा? वो इस तरह से होगा जैसे आपने 600 जनरेट किए और 450 ऑफ पीक के तो माइनस हो गए, ठीक तो है। आपके बचे 150 ऑफ पीक के यूनिट। ठीक है। अब ये इन 150 ऑफ पीक के यूनिट्स को आपके वो रेट लगेगा जो हम कहते हैं कि यार ये कम रेट है या कुछ भी, ठीक है। उस कम रेट का एक निकल जाएगा कि 150, अगर 10 रुपये में अगर फर्ज करो या 20 रुपये में लेता है तो वो 3000 बन गया। ठीक है। अब पीक आवर्स के 450 के हिसाब से पैसे बनाए जाएंगे, उनमें से वो 3000 माइनस करके आपका बिल आएगा। इसका मतलब है कि हमें पीक आवर्स में कोशिश करनी है कि हम अपने अप्लायंसेस को ज़रा हिसाब से यूज़ करें ताकि हमारे पीक आवर्स में जो है वो हम कम जो है ना वो यूनिट कंज्यूम करें ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से हो जाए। और बिल्कुल ये बात ग्रीन मीटर के लिए नहीं है, ये बात 3 फेज, जितने भी 3 फेज टैरिफ वाले कस्टमर्स हैं उन सब के लिए ये है कि अगर वो पीक आवर्स को देखते हुए 4 घंटे होते हैं शाम में, ठीक है। वो 5 से लेकर 9 और इस तरह से डिफरेंट वेरी करते हैं, उनको देखते हुए अगर वो कम अपनी उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर दें तो उनको ज़ाहिर फ़ायदा होगा। पीक आवर का रेट हमेशा 5-10 रुपये ज़्यादा होता है, फिर टैक्स पड़ के मजीद ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि कभी 5 से 9, कभी 6 से 10, कभी 7 से 11, तो ये पता कैसे चलता है कि करंटली क्या ड्यूरेशन चल रहा है पीक आवर्स का? अच्छा, ये मैं वीडियो में साथ अटैच कर दूंगा, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से वेरी करता है और ये मीटर्स में ऑलरेडी सेट होते हैं। ठीक है। उसमें जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 7 से 11। ठीक है। ठीक है। अभी जैसे 3 मंथ गुजरेंगे, आई थिंक मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होता है नेक्स्ट, वो 6 से 10 हो जाता है। तो ठीक है। सूरज के हिसाब से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है कि जैसे ही शाम का टाइम स्टार्ट होता है तब आपके पीक आवर स्टार्ट होते हैं। ठीक है। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम कस्टमर्स को कहते हैं कि आप 5 से 11 के दौरान अपनी कंजम्पशन कम कर दें ताकि उन्हें देखना ना पड़े कि कब उनका पीक आवर्स आ रहे हैं, किस मौसम में क्या है। तो 5 से 11 6 घंटे बनते हैं, उन 6 घंटों में ही जनरली पीक आवर्स लाया करते हैं, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये वापडा के एंड पे ही होता है कि वो कब जो है वो किस घंटे से लेके किस टाइम तक पीक और जो है वो। ये असल में आपके मीटर्स में सेट है।
तो ये बदले भी नहीं जा सकते। ये अच्छा, क्या अच्छा, पहले ये- वाह आई थी इधर पहले कि ये बदलने लगे हैं तो ये बढ़ाने लगे हैं, ऐसा नहीं हो अच्छा, सकता। अच्छा, आप ठीक। आपको सारे मीटर सेट करने अच्छा, दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिप्लेस करने पड़ेंगे कि अब इनका टाइम ये हो गया, अच्छा, क्योंकि ये ठीक है। मीटर्स में जो बिल्डिंग सेटिंग आती है ठीक है। उसी सेटिंग के हिसाब मीटर से में ऑलरेडी सेट होते हैं। हाँ, वो टाइम के हिसाब तो से, डेट टाइम के हिसाब ये से फिक्स ही होंगे टाइमिंग, और कुछ मंथ्स के कुछ होंगे, कुछ मंथ्स के कुछ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, आपने मुझे बताया कि ऑन ग्रिड में हम एक्चुअली डायरेक्ट वापडा को यूज़ करते हैं। हम जो अपनी जनरेटेड जो बिजली है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, हम अपनी बिजली वापडा को देते हैं और वापडा से हम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक मेरी कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि जब वापडा की तरफ से लोड शेडिंग हो रही होती है, जिस तरह कि 1 घंटे या 2 घंटे के लिए लाइट गई है, तो क्या उस वक्त भी हम भी जो है वो अपनी, इवन के हमारे सोलर पैनल लगा भी हुआ है, तो फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और ऑन ग्रिड सिस्टम है और जैसे ही वापडा बंद होती है तो ऑन ग्रिड, क्योंकि जिसको उसने सेल करना है वो चला गया, ठीक है। तो वो टोटली सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ठीक है। कुछ इन्वर्टर ऐसे आते हैं, जैसे सो फार में एक इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, जिसमें अगर आपकी लाइट बंद हो जाती है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर 3 फेज है, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होती है तो वो सॉरी सिंगल फेज इन्वर्टर है वो, लेकिन अगर लाइट बंद होती है तो वो आपका लोड चलाता रहता है। ठीक है। अदरवाइज ऐसे इन्वर्टर्स नहीं हैं। ऑन ग्रिड के जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको ज़ाहिर बैकअप चाहिए तो जैसे मैंने बताया, या तो आप एक छोटा यूपीएस रख लें जिससे आप लोड उतनी देर के लिए चला लें। अदरवाइज अगर आपको बैकअप चाहिए फिर आपको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली भी है और बैटरीज का भी उस पर हर 2-3 साल 4 साल बाद खर्चा है, जो ठीक ठाक खर्चा बन जाता है। इवेंचुअली वो आप समझ लें कि वापडा को जो आप सेल करने से जो बचा रहे होते हैं ज़ाहिर है वो आप बैटरी पर स्पेंड कर देते हैं, या उससे कम भी हो लेकिन आपको स्पेंड करना। ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कहा कि सिस्टम बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं डेली बेसिस पे 50 यूनिट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, बगैर शट डाउन, या सब आप ये कह लें कि अगर मैं 1 घंटे में 10 यूनिट या 5 यूनिट आप कह लें कि मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो अगर 1 घंटे के लिए लाइट नहीं होती तो वो 5 यूनिट भी एक्चुअली वापडा को कम जाएंगे। वो 1 घंटे के लिए बिजली तो मेरी बंद है ही है, लेकिन 5 यूनिट भी वापडा को कम जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में, जिस दिन 1 घंटे लाइट गई है, तो मैं 50 की बजाय मेरे 45 यूनिट जनरेट हुए होंगे, वो भी 5 यूनिट मेरे कम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज़ जो है ये कॉमन है, ये हाइब्रिड में भी कॉमन है। ठीक है। अगर हाइब्रिड भी आपका 50 यूनिट जनरेट कर रहा है दिन के और सारा दिन लाइट नहीं है तो कुछ जनरेट नहीं करेगा। हाइब्रिड में आपको फायदा ये है कि आपका लोड ड्राइव होता रहेगा घर का। ठीक है। ऑन ग्रिड में आपका वो भी ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि जब वापडा नहीं है तो सेलिंग नहीं है, जब सेलिंग नहीं है तो यूनिट्स काउंट नहीं होंगे। अच्छा, इसका मतलब है हाइब्रिड के अंदर भी अगर जब वापडा नहीं है, अगर हमारे यूनिट जनरेट हो रहे हैं तो हम उसको यूटिलाइज ही कर सकते हैं, उसको हम स्टोर करके बाद में वापडा को नहीं दे सकते। नहीं, ठीक। आप उससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं या आप उससे लोड ड्राइव कर सकते हैं। और हाइब्रिड क्योंकि लोड डिपेंडेंट इन्वर्टर हो जाता है, जब वापडा ना हो तो जितना आपका लोड चल रहा होगा वो जनरेशन ही उतनी होगी। अगर फर्ज करें आपका 1000 वाट का लोड चल रहा है तो वो 1100 वाट ही जनरेट करेगा, 100 वाट अपने चलाने के लिए और 1000 वाट आपकी लोड के लिए, उससे ऊपर जनरेट ही नहीं करेगा। जैसे जैसे आप लोड डालते रहेंगे वो मजीद जनरेशन बढ़ाता जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से। ठीक हो। अच्छा, मुझे अब गाइड कीजिएगा। मैं 5 मरले के डबल स्टोरी घर में अगर मैं सोलर पैनल लगवाना चाहता हूँ, लेट्स से अगर मैं 6 किलोवाट पे लगवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो मुझे किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इस वक्त मैं वो सोलर सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे अगर देखना है कि कौन सा बंदा जो है ना वो सही चीज़ दे रहा है, क्वालिटी अगर मुझे देखनी है कि कौन सी लेनी चाहिए, तो वो उसके बारे में मुझे कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मुझे माइंड में रखने हैं, ताकि जो है ना वो मेरे साथ कोई धोखे वाला मामला ना हो और मैं सही चीज़ जो है वो इंस्टॉल करवाऊँ। सही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है धोखेबाजी हर जगह पे, हर जगह 2 नंबरी है। जी। बहुत ज़्यादा स्मगल्ड माल यहाँ पे पड़ा हुआ है सोलर पैनल के मामले में। आपने जब भी सोलर पैनल खरीदने जाना है तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले तो टीयर ए हो। ठीक है। टीयर ए में कुछ कंपनीज मैं नाम ले लेता हूँ, वो आती हैं और आपको आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जिनको, JA, कैनेडियन, लोन्जी, ठीक है। और भी कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम मैं शायद बोल रहा हूँ, लेकिन वो सारी टीयर ए की कंपनी है। ठीक है। उनके पैनल्स में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है। आपको जिस पैनल का बेहतर रेट मिलता है वो आपने ले लेना है, लेकिन आपने ये देखना है कि यार वो मार्केट का रेट होना चाहिए। ठीक है। 1-2 रुपये बचाने की खातिर आपने नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल नहीं लेना। ठीक है। जब भी आपने लेना है तो आपने एक तो ये देखना है कि यार ऑथोराइज डीलर हो। ठीक है। उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं ठीक कि है। वो डॉक्यूमेंटेड हों,
और 1-2 रुपये 3 रुपये कम करके वही सेम पैनल जो आपको दिखता सेम होगा, लेकिन उसकी एक तो कोई वारंटी क्लेम नहीं होता, ठीक है, दूसरा ये कि वो अगर ज़ाहिर स्मगल होते हैं तो कोई ना कोई फॉल्ट भी उसमें आए तो आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक आप है, डॉक्यूमेंटेड पैनल लें तब 1-2 रुपये ऊपर ज़्यादा सर्व करें, ठीक है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देते हैं क्योंकि इनकी 25 ईयर्स लाइफ है, ठीक है, 12 ईयर की इसकी मिनिमम वारंटी होती है ठीक लाइफ है, वारंटी। उसमें आपके पास 2-3 तरह के पैनल्स आते हैं। एक तो मैंने आपको कंपनीज बता दी है ना, उसमें पी टाइप और एन टाइप 2 टेक्नोलॉजीज हैं, और फिर उन दोनों में बाइफेशियल पैनल पी टाइप में भी आते हैं, ठीक है, एन टाइप में भी आते हैं। अगर तो आपने अपने पैनल लगाने हैं थोड़े एलिवेटेड, ठीक है, थोड़ा सा हाइट दे के कस्टमाइज स्ट्रक्चर पे जाना है, फिर आपको बाइफेशियल पैनल पे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनमें दोनों साइड्स पे ग्लास होता है तो उसमें बैक से भी प्रोडक्शन होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल गैल्वनाइज्ड फ्रेम L2 L3 पे लगाना चाह रहे हैं पैनल जो कि ज़मीन पे होते हैं, उसमें नीचे लाइट जाने की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पे फिर आप मोनोफेशियल पे ही रहें, बाईफेशियल पे जाने का फ़ायदा नहीं है। लोग अक्सर बस बाईफेशियल का नाम सुन के कहते हैं कि यार मैंने बाईफेशियल लगवाने हैं, लेकिन उनको एक्चुअली मतलब नहीं पता होता कि यार बाईफेशियल तब ही करामद है अगर लाइट नीचे से पास करके उधर नीचे से लाइट पड़ रही है, बिना कोई लाइट जाएगी नीचे तो फिर ही वो काम करेगा। और पी टाइप पहले पी टाइप पैनल आते थे मार्केट में आज से कुछ 6 महीने पहले, अब एन टाइप पैनल पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन इनमें डिफरेंस है प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना डिफरेंस नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगे वो पैनल बेचने हैं, सिर्फ एन टाइप के नाम से बहुत ज़्यादा पैनल महंगे हैं वो, तो आप पी टाइप लें और वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको बेयर करें, लेकिन प्राइस में ठीक ठाक डिफरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, और जो पैनल्स हैं वो जैसे मैंने आपको ये टीयर ए की कंपनी बताई हैं, आप कोई भी पैनल इसमें से जो आपको सस्ता पड़ता हो आप ले सकते हैं। आपने ये नहीं देखना, क्योंकि बात बार होता ये है कि एलसीज ओपन होती हैं, एक ही पैनल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है, उसका रेट कम हो जाता है। ठीक है, जो मार्केट में पहले से पड़ा होता है या ख़रीदा होता है किसी ने, वो रेट वहीं पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने नुकसान को तो नहीं बेचेंगे, तो वो रेट वहीं पे रुक जाता है। तो आपने ये देखना है कि यार उस वक्त मौके पे आपको सबसे ज़्यादा सस्ता किस कंपनी का पैनल मिल रहा है, पी टाइप में मिल रहा है, एन टाइप में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो पी टाइप में भी आप ले लें, ज़्यादातर अब एन टाइप ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी रेट भी काफ़ी गिरे हुए हैं, प्राइम टाइम में ये सोलर पैनल की अगर खरीदारी करनी है, अगर आपने बाद में भी सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप एटलीस्ट सोलर पैनल्स खरीद के रख सकते हैं, अगर को अगर रेट ज़्यादा हो तो आपके पास ऑलरेडी पैनल्स तो पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बजट का भी बताइएगा कि कौन सा सोलर पैनल जो है वो 6 किलो वाट का अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो वो रीज़नेबल रहेगा मेरे लिए। ऑन ग्रिड का भी बता दें और हाइब्रिड का भी बता दें। अच्छा, उसमें अगर आपने बजट में रहना है तो ऑन ग्रिड को भी हम फिलहाल साइड पर रखते हैं, हम हाइब्रिड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी बगैर बैटरी के आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल को आपके पास पैसे आते हैं, आप बैटरी भी लगा सकते हैं, कल को आप बैकअप भी ले सकते हैं, आप इसमें ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। ठीक, अब मिनिमम अगर आपका फॉर एग्जांपल लो बजट है और अभी आप सारे पैनल्स नहीं खरीद सकते या कोई चीज़, तो आपको मिनिमम 4 पैनल चाहिए होते हैं एक इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, ठीक है, और 4 पैनल्स आपको मे बी 1500 वाट जनरेट कर देंगे ठीक है, या थोड़ा उससे कम। ठीक है, तो जब आपको इतने पैनल्स आपके पास आ जाएँ, आप इन्वर्टर आ जाए, आप बाकी सारी इंस्टॉलेशन करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप 4 पैनल से इन्वर्टर को अपने ऑन कर लें, और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पैसे हैं आप थोड़े थोड़े करके पैनल खरीद के मजीद ऐड कर सकते हैं, आपका सिस्टम इनिशियली रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर जब भी आपने खरीदना है, आपने ये देखना है कि IP21 और IP65 जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, उसको खरीदने के बाद आपने देखना है कि आपने प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन सी लगानी है, आप 0 वोल्टेज और एम्पेयर की प्रोटेक्टर होता है, हमने वो लगाना है, आपने चेंज ओवर्स लगाने हैं। तो इस तरह की DBs वगैरह इस सारी चीज़ों को मिला के आपके अराउंड 25,000 आपका DBU पे खर्चा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जिसमें वायर्स भी शामिल हो जाएंगी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा भी हो गया तो वो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टर का खर्चा है और सोलर का खर्चा है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो खर्चा है वो स्टैंड्स के ऊपर जो वेरिएबल सा खर्चा है, बड़ा तो नहीं उसको कह सकते लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, उसमें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ी छत है और आप वो सारी यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप L1 L2 के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने छत बचानी भी है, आपने छत को बाकी सामान में भी रखना है, फिर आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक वो तकरीबन अगर आप पर वाट देखें तो आपकी 20 रुपीज़ पर वाट के करीब आपकी एलिवेटेड स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर वही आप गैल्वनाइज्ड फ्रेम में रहते हैं तो आपको 2 पैनल का जो L2 स्ट्रक्चर है वो आपको 5500 का मिल जाता है। अगर आप L3 के ऊपर जाएँ जिसमें एक स्ट्रक्चर पे 3 पैनल लगते हैं, वो आपको 9000 के करीब आपको मिल जाएगा। ठीक तो है, अगर आपने 12 पैनल लगाने हैं तो से आप अभी 6 पैनल लगाना चाहते हैं, आप 2 L3 के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपने 12 पैनल लगाने हैं तो आपको 4 L3 चाहिए होंगे, जो आपका 9 4 बार तकरीबन 36,000 में आपके पास वो आपके फ्रेम्स रेडी हो जाएंगे एटलीस्ट 12 ठीक है। पैनल। तो वो छत पे डिपेंडेंट है, ये बहुत वेरिएबल है, ये आपकी छत की डायरेक्शन देख के
कि साउथ की तरफ आपकी क्लियर है, कोई ममडी वगैरह का कोई शेडो तो नहीं आ रहा साउथ की तरफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और उसके बाद वायर्स हैं, अच्छी क्वालिटी के वायर्स इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपने ये देखना है कि यार मेरे जो सोलर पैनल है उनकी लाइफ 25 ईयर। ठीक है। तो आपका फ्रेम की स्ट्रेंथ, आपकी वायर, आपके जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो इतनी क्वालिटी की होनी चाहिए कि यार वो भी एटलीस्ट 25 साल गुजारें आप। 25 नहीं तो 10 साल तो कम से कम गुजारें। ठीक है। अब उसमें जैसे आपने फॉर एग्जांपल फ्रेम इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं पैनल्स को रेगुलर वॉश करके। ठीक है। आप सिक्योर कर सकते हैं, एक कंक्रीट ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ते हैं उनके फील्ड पे। वो आपने फुट बाय फुट के कंक्रीट ब्लॉक बनाने हैं ताकि कोई आंधी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ उसके ऊपर भी, तो वो मेरे इससे पहले वाली वीडियोस में आपको वो सारा तरीका मिल जाएगा कि कैसे सिविल वर्क होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरा 4 से 5 लाख बजट हो और मैं उसके अंदर अपना सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवाना चाहूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा गाइड करें कि कितने सोलर पैनल जो है वो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, और मुझे उसमें कौन कौन सी अप्लाइंसेस उसके अंदर मैं अपना चलाना स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये 6 किलोवाट में अगर आप रहते हैं ना, तो 4 से 5 लाख से आपका बजट है। सबसे पहले आप इन्वर्टर एक डिसाइड करेंगे। ठीक है। जैसे आपने बताया मैक्स पावर का इन्वर्टर सेंट्रोनिक 6.5 किलोवाट आउटपुट है, पीवी उसको 7000 लग जाती है, 12 पैनल तक आप लगा सकते हैं। ठीक है। वो आपको मिल जाता है मार्केट में अराउंड 2 लाख मिल जाता है। ठीक है। तो 2 लाख तो इसमें से ये क्या 2 लाख का इन्वर्टर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप आते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेज की तरफ। ठीक है। तकरीबन आपकी जो डीबी प्रोटेक्शन डिवाइसेज जिसमें वोल्टे प्रोटेक्टर लगे होंगे, ब्रेकर लगा होगा, पीवी के ब्रेकर्स होंगे, चेंज ओवर्स होंगे, वाडा टू सोलर टू वाडा स्विचिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आप निकालते हैं। अराउंड 15,000 आपकी इसमें कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास वायर है। ठीक है। वायर आपने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। वो एक कॉयल आपको 16 से 17,000 रुपये में 6 mm का मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एसी वायर। वो बहुत मिनिमम सी लगती है, वो आप लूज में भी ले सकते हैं। वो तकरीबन 50, 60 फुट, 70 फुट आपको वायर चाहिए होगी वो। ठीक है। वो तकरीबन आप कह लेंगे 5,000 की आपकी वो वायर भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये तो आपके हो गए मेन खर्चे उस तरह के। ठीक है। इसमें फिर दायरा छोटे मोटे खर्चे, कोई डक्ट आ गई है, कोई इस तरह की चीज़ें चलती हैं, 700-800 की डक्ट है, इस तरह से छोटे मोटे खर्चे तो इसमें ऐड होंगे जो मौके पर देखेंगे। ठीक है। इंस्टॉलेशन चलती है जो आपकी आप कह लेंगे 3 रुपये वाट से लेके 6 रुपये वाट तक चलती है। ठीक है। वो बेस्ड ऑन आपके इंस्टॉलर की कैपेबिलिटी पे वो आप देख सकते हैं कि आपका तकरीबन अगर 6 किलोवाट की आप बात करते हैं तो 18-19-20 हज़ार रुपये आपका मिनिमम इंस्टॉलेशन पे खर्चा आ रहा है। ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को जब आप साइड पे करते हैं तो जैसे हमने बताया कि 2 लाख का इन्वर्टर हो गया, 15,000 डीबी का हो गया, ठीक है। 15 से 16,000 डीसी वायर का हो गया, ठीक है। 5,000 आपका एसी वायर का हो गया। ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो आपका करीब आई थिंक 2.5 से पौने 3 लाख बन जाएगा। ठीक है। अब 2.5 से पौने 3 लाख के बाद आपने देखना है आपके पास बाकी कितने पैसे बचते हैं। ठीक है। बाकी आपके पास अगर आप 5 लाख से बजट लेके चलते हैं तो आपके पास 2.25 लाख रुपया रह गए। ठीक है। अब 2.25 लाख में आप देखेंगे कि आप पैनल्स कितने खरीद सकते हैं और आपको स्टैंड भी लगाना है। ठीक है। अब स्टैंड अगर आप दायरा L2 L3 पे जाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, और अगर आप एलिवेटेड पे जाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। उसमें भी फिर 20 रुपये पर वाट आपको L2 एलिवेटेड फ्रेम्स पड़ते हैं, ठीक है। और L2 L3 आपको L2 आपको 5500 का मिल जाएगा, L3 आपको जिसमें 3 पैनल लग सकते हैं आपको 9,000 में मिल जाएगा। ठीक इस है। तरह से अब उसमें आप देखेंगे कि ये भी लगाने के बाद से आप 2.25 लाख है, उसमें से 2 लाख के आपने पैनल ले लिए, ठीक तो है। 2 लाख के आज की डेट में आपको 8 पैनल भी मिल सकते हैं, 7 पैनल भी मिल सकते हैं। अब 7 से 8 पैनल ले लिए। ठीक है। अब 8 पैनल को लगाने के लिए आपके पास जो बजट बचता है वो 25,000 या 30,000 बजट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा फ्रेम्स। हो सकता है आपके 20,000, 25,000, 30,000 ऊपर लग जाए मौके पे। ठीक आप उन फ्रेम्स को करते हुए तो इनिशियली आप क्या होगा, आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, ठीक है। आपके 8 सोलर पैनल होंगे। ठीक है। 8 सोलर पैनल आपके अगर से 8-5-40 वो तकरीबन 4500-4600 वाट के पैनल होंगे। ठीक तो है। वो जब जनरेट करेंगे वो शायद आपका 3,000 वाट जनरेट करें या 3200-3300 वाट जनरेट करें। ठीक है। 70% इसकी तकरीबन आउटपुट होती है। ठीक है। अब जब वो जनरेट करेंगे तो अब हर इन्वर्टर में SUB मोड होता है, उसमें आप सोलर यूटिलिटी की शेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका लोड चल रहा है फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट, 5,000 वाट आपका लोड चल रहा है, सोलर आपको 3300 वाट बना के दे रहा है, तो वो 1700 वाट सिर्फ वापदा से ले लेगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका लोड चल रहा है 2,000 वाट
और वो कैपेसिटी तो उसमें ये है कि वो 3300 वाट जनरेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये जैसे मैंने बताया हाइब्रिड आपके लोड डिपेंडेंट होते हैं, वो वैसे ही अपना लोड पावर जनरेशन कम कर देगा ठीक और है। 2000 वाट चलाता रहेगा। ठीक है। उसमें अगर आप ग्रिड फीडिंग कर वो कर लेंगे तो वही जो 2000 वाट और 3300 वाट में डिफरेंस 1300 वाट है वो आप वापडा को फीड भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास कोई बैटरीज नहीं होंगी, ज़ाहिर बैटरीज का अलग खर्चा और वो सारा कुछ अलग होगा, लेकिन इतनी सी चीज़ में रह के आप 8 पैनल के साथ स्टार्ट ले सकते हैं। मिनिमम 4 पैनल चाहिए आपको इन्वर्टर को ऑन करने के लिए। ठीक है। तो से आपका बजट अगर 4 लाख भी है, जैसे 5 लाख में हमने 8 पैनल लिए तो 4 लाख में आपके 4 पैनल आ गए, उसमें आप 1500 वाट का लोड चला रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि आपका इन्वर्टर 6 किलो वाट का होगा, आप कभी भी पैनल्स लेके आए उनको स्टैंड पे लगाएं, माउंट करें और आपका एक 6 किलो वाट का पूरा सेटअप आप ऐसा ऐसा करके भी बजट को देखते हुए रेडी कर सकते हैं और ये बेहतरीन सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि कम से कम भी अगर अगर मुझे 6 किलो वाट का अगर मुझे लगाना है तो मेरा जो स्टार्टिंग बजट होगा वो कम से कम भी वो 4 लाख होगा। कम से कम भी 4 से 4.25 आप सोच सकते हैं विदाउट बैटरीज ठीक है। और विदाउट इनफ सोलर पैनल ऑफ कोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिसके पास इतना बजट नहीं है या उसके पास सेविंग नहीं है 4-5 लाख की, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से सोलर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना चाहता है, तो कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है सोलर के ऊपर शिफ्ट होने की? जिस तरह हो जाता है कि मैं आजकल अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी हमने 1 प्लेट ले ली, हमने 2 प्लेट ले ली, हमने उससे पंखा चला लिया, लाइट चला ली, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम जो है वो मैं कितने बजट से सोलर पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं और कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे हम स्टार्ट भी हों और आइंदा अगर हम उसको ही एक्सपेंड करना चाहें तो हमें उसके लिए जो है ना वो मुश्किल ना हो और हम उसको इजीली एक्सपेंड भी कर सकें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़ाहिर मुल्क में लोड शेडिंग है तो हर घर में यूपीएस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हैं 1-2 सोलर पैनल लेके लोड चलाने की, तो कुछ यूपीएस तो होते हैं जिनमें आपके पास बिल्ट इन ऑप्शन होता है कि आप उसमें सोलर लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ यूपीएस ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं होता, जैसे होममेड की वर्टेक्स सीरीज है, उसमें आप डायरेक्टली 2 सोलर पैनल्स को पैरेलल में करके आप उस सीरीज के साथ लगा सकते हैं और 1000 वाट तक का लोड आप उसके साथ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल देसी यूपीएस है या कोई ऐसा यूपीएस है जिसमें सोलर नहीं लगता, ठीक है। तो उसमें बहुत ही मिनिमम बजट में रहते हुए आप एटलीस्ट अपने घर के लाइटिंग लोड को, जो भी आपका यूपीएस का लोड है जिसमें आपके पंखे आ गए, लाइट्स आ गई, जो कोई भी ऐसा लोड जो आप यूपीएस पे ऑलरेडी चला रहे हैं, आप उसको सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बल्कि मैंने खुद, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने इसी तरह से 6 किलो वाट सिस्टम की तरफ गया हूँ, लेकिन मैंने पहले यूपीएस के साथ एक एमपीपीटी कंट्रोलर लेके लगाया, उनकी मैं पिक्चर्स आपको अटैच करूँगा और अपना लेटेस्ट पिक्चर भी अपलोड करूँगा। तो उसमें ये है कि आप एक एमपीपीटी कंट्रोलर लें मार्केट से। ठीक है। एमपीपीटी कंट्रोलर को आप सोलर की 2 वायर आगे लगा दें ठीक और है। उससे बैटरी चार्ज हो। और इसी तरह से हाइब्रिड एमपीपीटी आते हैं जो कि आपको दिन के वक्त वापडा को कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। आपने यूपीएस को जो वापडा देनी है वो आपने एमपीपीटी के थ्रू देनी है, ठीक है। तो दिन के वक्त ऑटोमेटिकली वापडा को कट ऑफ करेगा, ठीक है। आपका लोड टोटली सोलर पे चलेगा ठीक है। और जब शाम होगी वो वापडा को ऑन कर देगा। तो सारे दिन में आपका लोड जो लाइटिंग लोड है वो आपका सोलर से चल सकता है। ठीक है। उसमें आप 2 प्लेट्स लगा लें, आप 1 प्लेट्स लगा लें, बेस्ड ऑन आपके कंजम्पशन क्या है। अगर आप 400 वाट तक तीन पंखे हैं आपके घर में, कुछ लाइट्स हैं, तो आप एक 550 वाट की 580 वाट की प्लेट भी लगाएंगे एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ, तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक और है। वो आपका लोड ड्राइव कर सकता है। अच्छा। अगर आप 2 लगा लेंगे तो फिर आपका बिल्कुल मसला ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा कि आपका दिन में टोटली आपका लोड उस पर चल जाएगा और आप ऐसा ऐसा फिर शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे आपने पहले 2 सोलर पैनल ले लिए, फिर उसके बाद आपने कोई इन्वर्टर ले लिया। मैंने भी ऐसे किया, मैंने पहले 2 सोलर पैनल थे मेरे पास, तो मैंने एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ एक होममेड का यूपीएस था जिसको मैं चलाता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन्वर्टर लेने के पैसे आए तो मैंने एक इन्वर्टर खरीदा। फिर उसके बाद ज़ाहिर आपको 4 प्लेटें चाहिए तो मैंने 4 सोलर पैनल भी खरीदे। ठीक और है। मैंने 4 सोलर पैनल और इन्वर्टर से स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6 किलो वाट का सेटअप कंप्लीट है और मेरे नेट मीटिंग होने वाली है इंशाल्लाह, और 1-2 हफ्ते में मेरा ग्रीन मीटर भी लग जाएगा और मैं ज़ीरो बिल पे आ जाऊँगा। ठीक। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि फ्रिज जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो 100 वाट या 150 वाट डिपेंड्स ऑन जनरेशन कौन सी है, इतना ही रहती है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं सिर्फ फ्रिज को जो है ना वो एक सोलर प्लेट के ऊपर शिफ्ट कर दूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। जो सबसे रिसेंट लेटेस्ट फीचर्स हैं उनमें इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर है उसमें तो आप 50 वाट तक भी वो आ जाता है।
जब आपका कंप्रेसर चल रहा होता है, जो पुरानी फ्रिज है उनमें जब आपका कंप्रेसर चल रहा होता है वो थोड़ा सा पीक लेती हैं, लेकिन वो इवेंचुअली 100, 150, 150 वाट के अंदर ही वो लाया कर रही है। ठीक है। लेकिन अब आपने ये चीज़ सोचनी है कि एक है एसी लोड आपका, ठीक और है। एक है आपका डीसी लोड। ठीक है। एसी लोड कौन सा है? जो आपकी होम अप्लायंसेस सारी जो लगी होंगी, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एसी लोड में चलती हैं। ठीक है। जो आपको सोलर पैनल जनरेट करके देते हैं वो डीसी है। ठीक है। तो उसमें दरमियान में आपको कोई ना कोई ऐसा ब्रिज चाहिए, ठीक कोई है। ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके डीसी लोड को, डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करके आपकी फ्रिज को ड्राइव कर सकते। ठीक है। आप डायरेक्टली सोलर पैनल लेके फ्रिज नहीं चला सकते। ठीक है। आपको उसके दरमियान में क्या चाहिए? आपको दरमियान में कोई इन्वर्टर चाहिए। ठीक है। अब वो इन्वर्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर आप एक एमपीपीटी कंट्रोलर के साथ ऑलरेडी लगा हुआ यूपीएस है, आप उसके साथ चला सकते हैं। उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन्वॉल्व होगा ना किसी भी अप्लायंस में, ठीक है। वो चाहे फ्रिज है, वो चाहे आपकी टीवी है, एलईडी है, ठीक है। या आपकी वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, ठीक है। जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे आपको यूपीएस पे, क्योंकि मोस्टली यूपीएस जो हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं वो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं, ठीक है। वो प्योर साइन वेव नहीं होते। ठीक है। और जब प्योर साइन वेव नहीं होते तो जैसे आप फैन भी चलता है, जैसे ही लाइट बंद होती है आप सोचते हैं कि यार वो एक हमिंग साउंड सा आता है, करके साउंड फैन में आ रहा होता है। ठीक है। वो इसीलिए आता है क्योंकि उसकी जो जनरेशन होती है ना, एसी जनरेशन होती है, वो मॉडिफाइड साइन वेव होती है। ठीक है। और मॉडिफाइड साइन वेव पे आपको नहीं ये चीज़ें चलानी चाहिए। आपको प्योर साइन वेव, हाँ अगर आपका यूपीएस प्योर साइन वेव है तब आप बिल्कुल एक प्लेट लगा के एमपीपीटी कंट्रोलर के यूज़ करते हुए आप अपने यूपीएस पे फ्रिज चला सकते हैं और एक प्लेट से चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी गाइड कर दें कि अगर मैं इन्वर्टर नहीं लेना चाहता, मैं अगर यूपीएस मेरे पास नहीं है और मैं वो लेना चाहता हूँ, तो उसका वो कितने तक में, किस खर्चे में मैनेज हो जाता है? अगर तो आपके पास यूपीएस ऑलरेडी है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको एमपीपीटी कंट्रोलर का बता रहा हूँ, और वो एक इन्वर्टर ही बन जाता है ठीक इन है। नटशेल। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ठीक है। तो फिर आपको इन्वर्टर ही लेना चाहिए। ठीक है। उसमें आपके पास 1000 वाट के भी ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनमें आपके पास एमपीपीटी कंट्रोलर बिल्ट इन मौजूद होता है। ठीक है। 2000 वाट में भी है। बेस्ड ऑन आपका जो भी लोड है, 2000 वाट में आप जाएंगे तो आपको 2 बैटरीज लगानी पड़ेंगी, 24 वोल्ट में सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। आप 3000 वाट तक आपकी 2 बैटरीज ही होंगी। लेकिन अगर आप 5 किलो वाट पे चले जाते हैं तो आपको 4 वाट बैटरीज पे जाना पड़ेगा। ठीक लेकिन है। उसमें आपको इन्वर्टर ही लेना चाहिए, क्योंकि एमपीपीटी अलग से लेके, यूपीएस लेके, बैटरी लेके खर्चा आपका वहीं पे आ जाएगा। ठीक तो है। तब आप बेहतर ये है कि आप एक कोई इन्वर्टर लें, ठीक है। मुझे 1500 वाट तक का कोई इन्वर्टर ले लें जो सिंगल ठीक है। बैटरी से ऑपरेट ठीक होता हो, है। जिसमें 2 से 3 सोलर पैनल्स लगते हों, बेस्ड उनकी बीटीसी रेंज जो भी होगी, ठीक है। उसको देखते हुए आप उसको खरीद सकते ठीक हैं। है। सबसे कम बजट में मुझे कौन सा इन्वर्टर जो है अवेलेबल हो जाएगा? इन्वर्टर कम बजट में, ऐसे में बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट में मौजूद हैं। आपने है। जब लेना है आपने ये एक चीज़ देखनी है कि यार प्योर साइन वेव अगर आपको मिल जाता है तो वो बेहतर। ठीक है। उसमें मैक्स पावर भी है, उसमें आपके पास इनवर्क्स के हैं, ठीक है। होमेज के हैं। ठीक है। इन सब के इन्वर्टर तकरीबन 30 से 40 हज़ार की रेंज में आपको 1 किलो वाट तक का, जिसमें 2 सोलर पैनल भी बिल्ट इन लगते हों, अच्छा। आपको 30 से 40 हज़ार की रेंज में ये इन्वर्टर मार्केट में मिल जाए। ठीक है। 30-40 हज़ार का अगर हम ये इन्वर्टर इंक्लूड कर लेते हैं और सोलर पैनल अगर हम 2 साथ करते हैं तो अराउंड ये कितने तक का खर्चा लग जाता है इंस्टॉलेशन डालने? आप आज की डेट की अगर आप बात करें तो 25 हज़ार के करीब आप एक सोलर पैनल की कॉस्ट ले लें। ठीक एक है। एल्को स्टैंड की 5500 ले लें। ठीक है। ठीक है, तो आपकी 5500 और 25,000 2 बार 50,000 के सोलर पैनल हो गए। 5500 ये हो गया, 55,000 तो आपके सोलर पैनल का हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वायर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, वो तकरीबन कांस्टेंट वही चल रही होती है। ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाएगी, लेकिन वो तकरीबन जो आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ वो वही होंगी। ठीक है। और बाकी बस ये इन्वर्टर की कॉस्ट है। और आपको एक बैटरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप 20 से लेके 40,000 50,000 आप जो भी जिस भी रेंज में बैटरी लेना चाहेंगे और ले सकते हैं बेस्ड ऑन बैकअप। तो मिनिमम आपके मुताबिक मिनिमम कितना खर्चा लगाने से स्टार्टिंग हो सकती है अगर मेरे पास यूपीएस नहीं है? आई थिंक अगर आप 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान आप 2 प्लेट्स के साथ 1000 वाट का लोड यूपीएस पे सोलर पे मतलब ड्राइव कर सकते पंखे और लाइट्स हैं। वगैरह आपके पंखे लाइट जो भी लाइटिंग लोड आप यूपीएस पे चलाना चाहते हैं, अगर आपका ठीक प्योर है। साइन वेव होगा तो फिर तो आप फ्रिज वॉशिंग ठीक। मशीन भी चला सकते हैं। थोड़ा सा लोड को मैनेज करना मैनेज पड़ता है, करना। लेकिन वो चल जाती है। जी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जितने भी मेरे माइंड में क्वेश्चन थे वो आपने क्लियर किए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कंफ्यूजन में थी, किसी को पता नहीं होता। ज़्यादातर लोग बस कहते हैं कि हम सोलर लगवा लें, फिर वो उनको नॉलेज नहीं होता और फिर वो अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपसे वाली बात है, आपने
आपको काफ़ी दोस्तों को लगवा के भी दिए हैं और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी तरह से आपने गाइड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी मैं नाज़िम से भी कहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों तो आप नाज़िम पूछें, इनके पास काफ़ी नॉलेज है, इन्होंने काफ़ी दोस्तों को लगवा के दिए हैं और ये आपको अच्छी तरह से गाइड भी करेंगे। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू। बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज़ और जो नोट करने वाली है, जब हम एक बार सोलर लगवा लेते हैं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। समटाइम्स हम बस लगवा के चीज़ छोड़ देते हैं, तो जब आप मेंटेन नहीं करते तो उसकी ज़ाहिर आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है। जब आप पैनल्स लगवा लें एक बार तो उसको वीकली या बाई वीकली लाजमी वाश किया करें। और उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है पीछे, उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वाश कैसे करने हैं, वाश करने से क्या फ़ायदे होते हैं, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हवा के प्रेशर से बचाने के लिए। सोलर्स आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको सेफ रखने के लिए आपको कंक्रीट ब्लॉक्स बड़े साइज़ के ज़रूर उनके फीट पे बनाने चाहिए, ताकि आपके सोलर को नुकसान ना हो और आपकी देर तक आप एक ग्रीन एनर्जी जो कि पोल्यूशन फ्री एनर्जी है आप उसको हासिल कर सकें।